तो जैसा कि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि कल 14 सितंबर 2025 हिंदी दिवस है ना। कल को हम हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं और जहाँ भी सरकारी और राज्य स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल है, विद्यालय है, बैंक है, सरकारी विभाग है, वो उन सभी जगहों पे हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जैसा आपने बताया कि 14 सितंबर को ही भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ राजभाषा के रूप में दो भाषाओं को स्वीकार किया गया शुरू में, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। अंग्रेजी के साथ पहले ये व्यवस्था थी कि अंग्रेजी सिर्फ 15 सालों तक राजभाषा रहेगी और धीरे धीरे जब हिंदी में काम पूरे देश में होने लगेगा तो अंग्रेजी को राजभाषा से हटा दिया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो बाद में संविधान में ही बदलाव करके ये व्यवस्था किया गया कि हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी चलती रही और राज्यों के स्तर पर राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ उस राज्य की भी भाषा चलेगी। तो अक्सर एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी राष्ट्रभाषा संवैधानिक दृष्टि से नहीं है। कहने का मतलब संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। संविधान में क्या लिखा है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन ये जो प्रश्न है कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो लोग क्यों कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है? तो वो इसलिए कहते हैं कि हिंदी एकमात्र एक ऐसी भाषा है पूरे भारत जो कि 70 से 80% आबादी आपके देश की हिंदी बोलती है, समझती है या फिर उसमें लिखती है। तो इतनी बड़ी आबादी के बीच में संपर्क भाषा मतलब कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में अगर कोई भाषा काम करती है तो वो कौन सी है? हिंदी। इसीलिए हिंदी को महत्व ज़्यादा मिलता है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। बंगाल की बंगाली, पंजाब की पंजाबी, उसी तरह तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमाम भाषाएं हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा। लेकिन हिंदी कौन से क्षेत्र की भाषा है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि हिंदी कौन से राज्य की भाषा है तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ। जैसे महाराष्ट्र से मराठी, उड़ीसा की उड़िया, पंजाब से पंजाबी, वैसे हिंदी कौन से राज्य की भाषा है? नहीं भाई, जो मालवा का क्षेत्र है या जो उत्तर प्रदेश है या जो राजस्थान है या जिसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है उनकी अपनी भाषाएं हैं। जैसे बिहार में भोजपुरी है, हमारे यहाँ अवधी है, ब्रज है, मालवा प्रांत की अपनी मालवा भाषा है, तो उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। हिंदी कहाँ की भाषा है? तो हिंदी के एक बहुत बड़े आचार्य थे, आचार्य शिव कुमार मिश्र। वो हमेशा ये कहते थे कि हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, हिंदी भाव भाषा है, लैंग्वेज ऑफ इमोशन। क्यों? क्योंकि इस भाषा से इमोशंस जुड़े हुए हैं। और कितने लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं? 70 से 80% भारतीयों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करने वाली हिंदी के इमोशंस, हिंदी के भाव, हिंदी की संवेदनाएं उन लोगों से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो है अघोषित रूप से मतलब संवैधानिक रूप से घोषित नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि अगर कोई भाषा इस देश में राष्ट्रभाषा की अधिकारी है तो वो कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी। हिंदी का महत्व बीच में कुछ सर्वे वर्क हुआ और उसमें ये देखा गया कि अगर जो खाड़ी देश है और विदेशों में भी जो लोग हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या को जोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। उसके बाद मंदारिन है। मंदारिन मतलब जो चीन की भाषा है, जिसको चीनी भाषा कहते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की शक्ति बहुत ज़्यादा है, हिंदी में बातचीत करने वालों की शक्ति बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है कि इतनी सशक्त भाषा होने के बावजूद दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि भाषा बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन उस भाषा में अवसर और प्रभाव कितना है?
अपॉर्चुनिटी कितनी है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप अपने मन में सोचेंगे कि अगर मैं हिंदी पढ़ती हूँ तो मुझे क्या लाभ है, मैं क्या बन सकती हूँ, है ना, मैं कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकती हूँ। जैसे बताइए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप कौन कौन से क्षेत्र में काम कर सकते हैं? हाँ, कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, आप किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, उद्घोषक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, है ना, संपादक बन सकते हैं, और आप विज्ञापन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में हिंदी का बहुत बड़ा मार्केट है ना। हिंदी फिल्मों में काम कर सकते हैं, हिंदी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये जो विज्ञापन का क्षेत्र है या फिल्म का क्षेत्र है, उसमें खाली हिंदी से काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत सारी दूसरी तकनीकी जानकारियाँ भी हैं जो आपको होनी चाहिए। तो हिंदी के साथ साथ आप उन सारी चीज़ों को अगर सीखते हैं, जैसे आपको हिंदी आती है, आपको अनुवादक का काम करना है, लेकिन अगर हिंदी के साथ आपको दूसरी भाषाएं नहीं आएंगी तो आप कौन सी भाषा से अनुवाद करोगे। जैसे मान लो आपने हिंदी के साथ जर्मन भी सीख ली, फ्रेंच भी सीख ली, है ना, तो फिर आप जर्मन से हिंदी, हिंदी से जर्मन में अनुवाद कर सकते हो, या हिंदी से मराठी, मराठी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। तो इस तरह के कार्य बहुत सारे हैं। बावजूद इसके हिंदी का प्रभाव क्षेत्र नौकरियों के मामले में उतना व्यापक नहीं है, क्योंकि हिंदी पट्टी जितनी बड़ी है, हिंदी पट्टी मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये पूरी जो पट्टी है उत्तर भारत की, इसको क्या कहते हैं, हिंदी पट्टी। तो हिंदी पट्टी की आबादी ही इतनी ज़्यादा है कि उसमें हिंदी में जो संभावनाएं हैं वो उस आबादी के आगे बहुत छोटी नज़र आती है। इसलिए अवसर और प्रभाव की भाषा हिंदी को बनने में जितना भी समय लगे, लेकिन अगर ये अपना अवसर और प्रभाव स्वीकार कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो निश्चित तौर पे इसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे विज्ञापन के क्षेत्र में इसकी मांग बढ़ गई, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा अखबार हिंदी में निकलने लगा। पहले जो चैनल खाली अंग्रेजी में समाचार देते थे, अब वो हिंदी में देने लगे। तो ये भाषा की ताकत होगी। तो भाषा की ताकत जितनी बढ़ेगी उसमें उतना ज़्यादा अवसर और प्रभाव बनेगा। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा ने 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इसकी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वहाँ भी दरअसल गांधी जी जो थे, भाषा को लेके उनका एक स्पष्ट मत था। वो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, हिंदुस्तानी भाषा, और कहते थे कि जिसको उर्दू वालों को उसको अपनी लिपि में लिखना है तो वो अपनी लिपि में लिखें, हिंदी वाले उसको देवनागरी लिपि में लिखें, और समय के साथ जो है जो जिस लिपि में ताकत होगी वो टिक जाएगी, दूसरी ख़त्म हो जाएगी, और इसको दो अलग अलग भाषाओं में न तोड़ा जाए। लेकिन दो खेमे बन चुके थे, एक उर्दू के पक्ष में और एक हिंदी के पक्ष में। तो जो हिंदी के पक्ष में खेमा था उसकी अगुवाई करने वालों में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि जिन्होंने की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो थे। पुरुषोत्तम टंडन थे। इस तरह के लोग थे जो हिंदी की वकालत कर रहे थे। और संविधान सभा में उस समय नेहरू जी थे, तो नेहरू जी भी गांधी जी के ही रास्ते पे थे कि हिंदुस्तानी को ही जो है हम लोग स्वीकार करें। लेकिन जब वोटिंग हुई कि हिंदुस्तानी या हिंदी, तो एक वोट हिंदी को ज़्यादा मिला। कितना? एक वोट संविधान सभा में, और उस एक वोट से हिंदी जो है राजभाषा बन गई। अब सोचो कि नेहरू जी जो उस समय कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। तो जब ये हुआ कि नहीं हिंदुस्तानी नहीं हिंदी बन गया, तो वो अवाक रह गए, अरे ऐसे कैसे हुआ। तो बोले कि नहीं वो कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से काउंट, फिर से वोटिंग करा, फिर से वोटिंग हुई, फिर से एक वोट हिंदी को ज़्यादा मिला। तब वो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए, और इस तरह हिंदी जो है राजभाषा बनी।
उर्दू जो है स्वतंत्र पाकिस्तान की राजभाषा बनी, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की उस समय राजभाषा के रूप में उर्दू को स्वीकार नहीं किया। तो हिंदी जो है, हिंदी उर्दू की जो लड़ाई थी वो दरअसल एक ही भाषा को दो भागों में विभक्त करके हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीतिक लड़ाई थी, जिसको एक तरफ जिन्ना ने और दूसरी तरफ सर सैयद जैसे लीडर रहे। तो इस हिंदी के पक्ष में जो है टंडन जी और मालवीय जी जैसे नेता रहे। पूरी लड़ाई, अब ये सही हुआ गलत हुआ, गांधी जी को लोगों ने गांधी जी की बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि गांधी जी देखो हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई में है, और हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना भी जो है गांधी जी ने की थी, और उसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार प्रसार, है ना। तो वो हिंदुस्तानी हिंदी भी थी, उर्दू भी थी, वो अलग अलग नहीं मानते थे, सबको एक मानते थे। लेकिन गांधी जी की बात नहीं मानी गई, वर्धा वो अंतिम समय तो कोशिश करते रहे और उनकी बात नहीं स्वीकार हुई। तो अब इसके जो भी कारण हो, राजनीतिक हो, हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन चूँकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको ये सब बताने का उद्देश्य इतना ही था कि हिंदी जो आज राजभाषा बन के बैठी है संवैधानिक रूप से, इसने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उस लड़ाई में बहुत सारे समर्पित लोग थे जिन्होंने इसके लिए काम किया, और वे सब जो है हिंदी को आगे बढ़ाने में आगे आए, और हिंदी आज राजभाषा के रूप में है। हम सभी हिंदी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। हिंदी के अलावा जो हमारी अपनी मातृभाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका भी उतना ही महत्व है, हमें उनमें भी काम करने का अधिकार है। भाषा को लेके किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो उर्दू पढ़ना चाह रहा है, जो हिंदी पढ़ना चाह रहा है, जो गुजराती, तमिल, तेलुगु पढ़ना चाह रहा है, सबको अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपनी भाषा में पढ़ने, सीखने, नौकरी करने का अधिकार है। अपनी भाषा में संसद में लोग सांसद अपनी भाषा में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये जो भाषाई स्वतंत्रता है वो इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने में बहुत अहम उसका किरदार है। क्योंकि आप जब भाषा को रोकोगे, जितनी आबादी है उसके हिसाब से आप भाषा को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, तो लोगों के अंदर आक्रोश आ जाएगा, वो आपका विरोध करने लगेंगे, और फिर वो सारी व्यवस्था को पलट के रख देंगे। जैसे मैंने आपको बांग्लादेश का उदाहरण दिया था कि जब स्वतंत्र पाकिस्तान बन गया तो वहाँ पे राजभाषा क्या बनी? उर्दू। लेकिन उस समय की वहाँ की जो आबादी थी वो वहाँ की केवल 3% आबादी जो है 3% आबादी उर्दू समझती थी, और बाकी की आबादी जो ज़्यादातर थी, जो मतलब आज का बांग्लादेश है, वो उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, वो बांग्ला भाषी थे, पंजाबी भाषी थे, पश्तो थे, सिंधी थे, ये बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। और लोगों ने डिमांड की कि भाई आप उर्दू के साथ साथ पंजाबी और बांग्ला को भी राजभाषा बना दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और परिणाम ये हुआ कि विरोध इतना ज़्यादा बढ़ा कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और बांग्लादेश जो है 70 के दशक में स्वतंत्र होकर के राष्ट्र बन गया, है ना। तो भाषा जो होता है आपकी अस्मिता से जुड़ा होता है, आपकी संस्कृति से जुड़ा होता है, आपकी संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व करता है। आपके खान पान पहनावे के साथ साथ भाषा भी आपका आपकी एक पहचान है ना। तो भारत सरकार ने हमेशा लोगों को भाषाई स्वतंत्रता दे के रखी, क्षेत्रीय स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर। इसीलिए हमारे यहाँ भाषाई स्तर पे उस तरह की अराजकता नहीं फैली। ये बहुत बुद्धिमानी वाला काम है। बावजूद इसके इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं हमको सुनने में आ जाती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर आदमी को अपनी बात रखने का, विरोध करने का अधिकार है। तो वो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विरोध दर्ज कराता है और उसकी बात सुनी जाती है, और जिस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता होती है उस तरह के परिवर्तन को व्यापक सहमति से, सबकी सहमति से उसको स्वीकार कर दिया जाता है। जनमत में जो जमहूरियत जिसके पक्ष में खड़ी हो जाती है उसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है हम लोगों को, और इस ताकत का प्रतिनिधित्व एक तरह से हिंदी करती है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वो 70 से 80% आबादी के बीच संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। तो कल 14 सितंबर है, उसी बहाने आज हम लोगों ने हिंदी को याद किया,
हिंदी राजभाषा कैसे बनी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और भाषाई ताकत क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो कल से ही जो है हिंदी महोत्सव 2025 महाविद्यालय का शुरू हो रहा है। उसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। 20-21 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी है। आप सबको उसके लिंक भेजे गए हैं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब उससे जुड़िए, इन प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए, संगोष्ठियों को सुनिए, विदेशी विद्वान उसमें शामिल हो रहे हैं उनको सुनिए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए, और निश्चित तौर पे आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और इस बार बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मैंने इसीलिए रखा ताकि हिंदी का जो वैश्विक परिवार बढ़ रहा है, मतलब विश्व में हिंदी जिस तरह से बढ़ रही है, उसका जो परिदृश्य है वो हमारे विद्यार्थी समझ सकें कि हिंदुस्तान में तो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब पूरे मध्य एशिया में हिंदी का डंका बज रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ पे एक स्कूल है मकतब 24 लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, वहाँ 5वीं से लेके 11वीं तक हिंदी अनिवार्य है। हर साल वहाँ पे 500 से 700 विद्यार्थी हिंदी पढ़ के निकलते हैं, और वही विद्यार्थी जब वहाँ की यूनिवर्सिटियों में आते हैं तो वो हिंदी अच्छे से बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमें उन्हें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हिंदी का परिवार कितना बड़ा हो रहा है, इसी बहाने आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हिंदी महोत्सव में आप सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस आयोजन को सफल बनाएंगे।